Very good morning to all students. I hope you all are safe at your homes and doing your study very well. Students, in last class we have discussed the topic effect of change of temperature and effect of change of pressure on the states of matter. So today we are going to discuss some new topics. That is, first topic is latent heat. So what is latent heat? So it is the hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during change of state. जब स्टेट चेंज होती है, फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव आइस, हमारे पास आइस है, आइस से वी हैव टू मेक वाटर. जब आइस से हमें क्या बनाना है, वाटर बनाना है, ठीक है. सो वी नीड टू गिव सम एनर्जी, सो वी नीड टू गिव सम हीट. हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ हीट करना पड़ेगा. सो थोड़ी देर तक क्या होगा कि हमने आइस को हीट किया, मगर फिर भी वो आइस की फॉर्म में ही रहेगा तब तक कि वो चेंज होना शुरू हो. अब वो वाली जो हीट है जो हम थोड़ा सा दे रहे हैं आइस को, मगर वो फिर भी क्या है, आइस है, ठीक है. मान लीजिए हमने आइस को हीट करना शुरू किया और फॉर 2 मिनट्स तक वो आइस ही रहा, ठीक है. तो वो जो हीट हमने दी वो कहाँ गई, वो कौन सी हीट है, जो अभी तक आइस थी और अभी भी क्या है, आइस ही है. 2 मिनट बाद अगर जो मैं 1 मिनट बाद उसको गर्म करना बंद कर दूं तब भी वो आइस ही रहेगा, ठीक है. तो वो जो हीट मैंने दी है वो हीट कहाँ गई, वो हीट क्या है, तो वो हीट क्या है, हिडन है. क्या है बेटा, हिडन हीट. तो क्या होगा, द हिडन हीट, वो छुपी हुई हीट जो कि क्या करती है, विच ब्रेक्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. देखिए आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आगे होंगे, तो ये जो पास पास है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको तोड़ने के लिए जो हिडन हीट लग गई, ठीक है, वो हिडन हीट ही क्या है, लेटेंट हीट है. उसी को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट बोलते हैं. आई होप समझ में आया होगा क्या है लेटेंट हीट, ठीक है. अब ये क्या हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकता है. दो टाइप की होती है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, ठीक है, उस टाइम की जो लेटेंट हीट होती है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस, और जब लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं उस टाइम पे जो लेटेंट हीट होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं. आई होप समझ में आया होगा. लेटेंट हीट क्या है, वो छुपी हुई ऊष्मा, ऐसे बोल सकते हैं, छुपी हुई ऊष्मा या छुपी हुई जो हीट है, ठीक है, वो जो कि किसी भी चीज़ के पार्टिकल, जो भी कोई हमारे पास सॉलिड है या कोई लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको तोड़ने में जो लग जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid or gas. बिल्कुल देखें, टेम्परेचर और प्रेशर ही क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसका, कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर से हम क्या कर सकते हैं, उनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, एवापोरेशन एंड बॉइलिंग क्या होता है. एवापोरेशन एंड बॉइलिंग, ज़्यादातर में से आप लोग ये जानते हैं कि एवापोरेशन और बॉइलिंग क्या होता है. देखें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. हम जानते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, वो लगातार मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं, ठीक है. देखिए मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं आप लोगों के लिए. देखते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई गिवन टेम्परेचर है, किसी भी गैस का हो, लिक्विड का हो या सॉलिड का हो, पार्टिकल्स के पास क्या होती है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि कभी भी वो रेस्ट में नहीं होते, और दूसरा कि सभी के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है एक गिवन टेम्परेचर में, ठीक है. इन केस ऑफ लिक्विड, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी. अगर जो हम लिक्विड के केस की बात करें तो जो सरफेस के ऊपर वाले पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एंड इज able to break away from the forces of attraction of the other particles and gets converted into vapor. अब ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या है, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी जो है ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है, इजीली ब्रेक अवे होने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है. और जैसे ही
लिक्विड ब्रेक अवे होगा तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यही जो फिनोमिना है, आपको जो फिनोमिना दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन सा फिनोमिना, कि जो सरफेस है लिक्विड का और लिक्विड का सरफेस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उसको हम जैसे ही हीट करेंगे, हीट होने की वजह से वो क्या होगा, वेपर्स में चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स, एक लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना, ये फिनोमिना किसी भी टेम्परेचर पे जब होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, किसके बॉइलिंग पॉइंट से, जो भी लिक्विड हमने लिया हुआ है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे, उसको, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। समझ आया होगा। तो जब भी हम लिक्विड को हीट देते हैं, हीट देने के बाद उसमें क्या होने लगे, अगर वेपर्स में वो चेंज होने लगे, ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी कम पॉइंट पे, ठीक है, या किसी भी कम टेम्परेचर पे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। द रेट ऑफ वेपोराइजेशन एवापोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। एक आप बड़े कंटेनर में वाटर लेके उसको एवापोरेट करोगे तो वो ज़्यादा एवापोरेट होगा, जबकि एक नैरो अगर जो कोई भी आप वेसल लोगे तो उसके अंदर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, उनको उतनी काइनेटिक एनर्जी मिलती रहती है कि वो लगातार किस में, वेपर में चेंज होते चले जाएं। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर देते जाओगे, जैसे जैसे हीट करते जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स क्या होते चले जाएंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी उनको मिलती चली जाएगी कि वो क्या हो सकें, वेपर स्टेट में चेंज हो सके। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, एयर के अंदर कोई भी कहीं की भी आप एयर ले लीजिए, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। अब ये तो हम जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा पानी लेके कोई एयर चल सकती है, उसके अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ही हो सकता है वाटर वेपर का एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर जो ऑलरेडी एयर के पास जितना वो वाटर वेपर्स रख सकती है उतना है, द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस, तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, फिर घटता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर विंड स्पीड भी हो सकता है, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एवापोरेशन, जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हमने देखे। पहला, सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगा। ठीक है, सो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर जो ऑलरेडी अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, ज़्यादा है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और अगर जो विंड स्पीड ज़्यादा है तो एवापोरेशन भी क्या है, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एवापोरेशन कॉज कूलिंग, एवापोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होता है। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन। क्या होता है कि पार्टिकल्स, देखिए कोई भी चीज़ जब एवापोरेट होगी, ठीक है, एवापोरेट होने के बाद उसमें से क्या होगा, हम लगातार उसको क्या कर रहे थे, टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर देते जा रहे हैं, ठीक है, तो वह एवापोरेट होती जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही आप उसको एवापोरेट, उसको आप क्या करना शुरू करोगे, हीट उसकी क्या करना शुरू करोगे, बंद करना शुरू करोगे। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो क्या करेंगे, करते जा रहे थे, लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब करते जा रहे थे। अब उसके बाद क्या होगा, कहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे, वो सराउंडिंग से, जिससे कि जितनी भी एनर्जी लॉस हो रही है उनकी, ठीक है, वो क्या जल्द होती चली जाए, उसको वो एब्जॉर्ब करते चले जाए। तो जितना गर्म वो होते जा रहे थे उतना ही सराउंडिंग से क्या करते चले जाते हैं, वो कूल ठंडी चीज़ें क्या करते चले जाते हैं, एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि उसकी एवापोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है, और ये कूलिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग की। ठीक है, तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। एवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, एवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। तो एवापोरेशन तो हमने पढ़ लिया, अब बॉइलिंग की बात करते हैं। एक बॉइलिंग, एक तो क्या है, बल्क फिनोमिना, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे इसको करा जाता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज
इनटू वेपर स्टेट। टोटल का टोटल जितना भी होता है वो सारा का सारा क्या होता है, वेपर स्टेट में चेंज होता है। जबकि एवापोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना है। बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना, मतलब पूरे के पूरे में जितना भी आप लोगे लिक्विड उस पूरे के पूरे में होगा, ठीक है। जबकि एवापोरेशन क्या होगा, केवल सरफेस पे होगा, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन, उनके पास क्या, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उतनी एनर्जी वो गेन करते चले जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो क्या हो जाते हैं, वेपर स्टेट में चेंज होने लगते हैं, ठीक है। जबकि बॉइलिंग में क्या होने वाला है कि बॉइलिंग में जो बल्क है, बल्क मतलब टोटल का टोटल होल, ठीक है, पूरा का पूरा लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हम बॉइलिंग बोलेंगे। अगर जो कंप्लीटली चेंज होता जा रहा है तो बॉइलिंग, और अगर जो केवल सरफेस पे हो रहा है तो एवापोरेशन। इतना आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केल्विन और सेल्सियस स्केल क्या होते हैं, ठीक है। तो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहली बात करें टेम्परेचर की, एसआई यूनिट क्या है बेटा, केल्विन, ये याद रखना है आपको। 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, इसको सही कर लेना, ये 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273.16 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। या हम अगर जो एज ए होल हम लेना चाहें तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर जो टेम्परेचर दिया जाए, अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस देता है, बोलता है कि इसमें केल्विन बताओ कितने होंगे, तो क्या करेंगे, 25 + 273 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर हम जान गए हैं क्या होती है, केल्विन होती है। और ये भी मैंने बता दिया आपको कि अगर जो हमको निकालना है कोई भी केल्विन, तो हम डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 273 में, ठीक है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन। केल्विन हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा जाता है, हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल दैन सेल्सियस, और इसीलिए सेल्सियस से अच्छा उसको स्केल माना जाता है। सेल्सियस को हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं, मगर केल्विन हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एटमॉस्फेयर ATM इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, ATM, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एक्सर्टेड बाई अ गैस, कितना मेजरिंग प्रेशर, कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। कोई भी गैस कितना प्रेशर लगा रही है उसको हम किस में नाप सकते हैं, ATM में नाप सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रेशर, जो प्रेशर लग रहा है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, पास्कल। इसको शॉर्ट फॉर्म में PA से डिनोट करा जाता है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵5 पास्कल, ठीक है। 1.01 इंटू 10⁵5 पास्कल, इसको ऐसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। द एटमॉस्फेयर प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे बात करें तो वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, और एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी को हम क्या मानते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा यूनिट्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी है और उनके सिंबल्स याद रखने हैं। तो इतना ही है आपके इस फर्स्ट चैप्टर में। आज ही चैप्टर हो गया है कंप्लीट। प्लीज़ इसके आप नोट्स कंप्लीट करें। बहुत जल्दी 3 या 4 दिन के बाद मैं आपकी कॉपीज़ चेक करने वाला हूं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।